नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन। बच्चे, हमने अभी 2-3 जो है कि इसका पार्ट पढ़ा चुके हैं ऊपर। तो हमने उसमें पढ़ाया था गांधी जी के नेतृत्व में कैसे आंदोलन आगे बढ़ा। फिर अहिंसा और सत्याग्रह की बात हमने समझाई कि क्या इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या जो है कि नया चीज़ आया। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए, क्या क्या कार्यक्रम बनाए। फिर हमने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, कितनी घृणित घटना हुई, कितना जो है कि दर्दनाक घटना हुई जो उसने देश को झकझोर के रख दिया। असहयोग आंदोलन उसी के बीच में स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन ने लगा मानो कि दुनिया जो है कि दुनिया में जो है कि एक ऐसा तूफान आया हुआ है कि मानो कि अंग्रेज़ों को भारतीय जो है वो भारत से खदेड़ कर बाहर कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ फिर पुनः जो है भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और ये नियंत्रण तब स्थापित करते हैं जब जो है कि चौरी चौरा नामक घटना 1922 में हो जाती है, जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर विद्रोहियों ने, या कह लीजिए जिन लोगों ने आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने जिंदा जला दिया। तो इससे विक्षुब्ध होकर गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और कहा कि ऐसा है कि अब हम लोग रचनात्मक काम करेंगे, हम जो है कि जातिवाद के विरोध में काम करेंगे, हम जो है सूत कताई पर ध्यान देंगे, हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, हम हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा हो रहा है या जो विभाजन है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हम ये सब आंदोलन अब धीरे धीरे करेंगे, जनता में जागरूकता लाएंगे, जनता में समझदारी विकसित करेंगे, ताकि जो है हमारा आंदोलन और बेहतर हो, संगठित हो, और जब वक्त आएगा फिर अगले आंदोलन हम लोग करेंगे। लेकिन बच्चों, हमने बताया था कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था। स्थगित कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। तो 1922 से लगभग 8 वर्ष, लगभग 8 साल बाद जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है 1930 में। तो ये 8 साल के बीच का जो समय था बच्चों, यहाँ क्या लग रहा था आपको कि शून्य होगा, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था? ऐसा नहीं था। भले से गांधी जी थोड़ा सा वो कह रहे थे कि नहीं, हम जातिवाद के विरुद्ध अपना आंदोलन करेंगे, हम जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात करेंगे, हम जो है कि चरखा लोगों को स्वदेशी अपनाने की बात करेंगे, इन सब चीज़ों का प्रचार करेंगे, इन सब चीज़ों में जनता को संगठित करेंगे। लेकिन इन 8 सालों के बीच में कुछ ऐसे क्रांतिकारी हुए, कुछ ऐसे जो है हमारे देश के सपूत हुए, जिन्होंने 8 साल तक संघर्ष किया, लड़ा जो है अंग्रेज़ों से। और जो असहयोग आंदोलन में उनकी इच्छा थी, जो उनकी लालसा थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम जो है कि भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ देंगे, उनकी जो ये कुंठा थी, जो उनके अंदर जो ये विश्वास था कि हम अंग्रेज़ों को बाहर कर देंगे, उसी जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो उनकी ये जो इच्छाएं थी, जो उनकी अभिलाषाएं थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, वो क्या हो गया? दबने लगी, दफन होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से हम संगठित होकर अपने दम पर हम क्या करेंगे? अंग्रेज़ों को भगाएंगे। इसके लिए उन्होंने देखेंगे कि सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान हम देखेंगे, कि सशस्त्र हम विद्रोह करेंगे। हम गांधी की तरह अहिंसा की बात नहीं करेंगे, हम क्या है सत्याग्रह की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? खून का जवाब खून से देंगे, हम लाठी का जवाब लाठी से देंगे, हम सशस्त्र विद्रोह करके अंग्रेज़ों को भारत से भगाएंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया। बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर उधर बिखर गए। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे जो है नेताओं को, जो विरोध आंदोलन करने वाले थे, जो आंदोलन चला रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया गया कि इन सबको कुचलो, इन सबको तितर बितर करो, ताकि आंदोलन संगठित ना हो सके। और संगठित नहीं हो सकेगा तो हमारा ब्रिटेन का ध्यान पूरा कहाँ हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध पर रहेगा। बहुत से नेताओं को जेल भेज दिया गया, बहुत को देश निष्कासित कर दिया गया, जैसे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, उनको देश से निष्कासित कर दिया गया था। तो बहुत सारे नेता भारत छोड़कर चले भी गए थे। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। मतलब सरकार ने फिर छोड़ भी दिया उनको कि भाई, जब कोई दोष नहीं है, कोई जो है कि कोई हमने अपराध नहीं किया है, तो सरकार कितने साल तक आपको जेल में रखेगी? कुछ समय तक रखेगी। तो छोड़ दी। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया।
भाई जब असहयोग आंदोलन छेड़ दिया तो इनमें फिर आशा जगने लगे कि अरे हाँ यार, या तो गांधी जी का संदेश है और जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को खड़ा करना है, और जब खड़े हो जाएंगे लोग तो अंग्रेज क्या करेंगे, भारत छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन फिर उनको निराशा हुई, फिर उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि देखेंगे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्या कर लिया, स्थगित कर दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो लाठी डंडे से कहते थे खून के बदले हम खून लेंगे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन की बात आई, जब गांधी जी की बात आई कि नहीं हम अहिंसा के माध्यम से अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत से क्रांतिकारियों ने ये लाठी डंडा, पिस्टल ये सब छोड़कर अपना सशस्त्र जो है कि अहिंसक आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनको कुठाराघात हो गया कि अरे यार, ये आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था, एक छिटपुट सी घटना हो गई जो है कि कहाँ तुम्हारे चौरी चौरा नामक स्थान पे, तो आप पूरे आंदोलन को आप एकदम समेट दे रहे हैं, पूरे आंदोलन को आप समाप्त कर दे रहे हैं, ये सही नहीं है। तो ये जो विचार था, ये विचार जो नेता थे या जो क्रांतिकारी थे उनके दिमाग पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम पुनः जो है अपना शस्त्र उठाएंगे। कहते हैं कि हम बुढ़े तो हो गए हैं लेकिन अभी जो है शस्त्र चलाना नहीं भूले हैं। तो इन सब ने फिर तुरंत जो है कि अपना दिमाग बदला और कहा कि अब हम फिर शस्त्र उठाएंगे और फिर आंदोलन करेंगे। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। ये पुराने लोग थे जो हथियार छोड़ चुके थे, जो अहिंसा की बात कर रहे थे, जो है कि जनता में सत्याग्रह का संदेश दे रहे थे कि गांधी जी आए हुए हैं, इनको जो है इनकी राह पर चलकर हम आज़ादी पाएंगे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो इनका मोह भंग हो गया और इन्होंने कहा कि हम पुराना संगठन पुनः जो है कि जीवित करेंगे। सत्येंद्र सान्याल अलग लग गए, राम प्रसाद बिस्मिल अलग लग गए और योगेंद्र चंद्र चटर्जी ये सब लग के इन्होंने पुराना जो संगठन इन सब का था ये सब फिर संगठित करने लगे और संगठित करके पुनः जो है कि ये ब्रिटिश सरकार पर हमला करने की योजना बनाने लग गए। अब देखिए इनका सबसे पहला जो है जो संगठित कह लीजिए डकैती होती है या हमला ब्रिटिश सरकार पर होता है, पहला होता है असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद काकोरी कांड। अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। क्रांतिकारी युवकों ने सम्मेलन किया कि साहब भाई जितने भी ऐसे सपूत हैं जो अंग्रेज़ों से लड़ना चाहते हैं, जो अंग्रेज़ों से आँख में आँख डालकर जो है कि हत्या करना जानते हैं, उनसे मुकाबला करना जानते हैं, उनका सम्मेलन है जवानों आ जाओ यहाँ पर। तो ये सम्मेलन हुआ, कानपुर में हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, एक संस्था बनाई गई कि भाई हम अकेले अगर लड़ेंगे तो क्या होगा कि उसमें घाटा है, उसमें जो है अंग्रेज आपको दौड़ा के मारेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब हम संगठित होकर लड़ेंगे तो हमारी आवाज़ दूसरों तक भी जाएगी और जनता तक भी जाएगी और संगठित रहेंगे तो सूचनाएं एक दूसरे को पहुंचाने में भी आसानी होगी। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। इसने शपथ ग्रहण की कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे और अंग्रेज़ों को भारत से जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। सरकार जो है कि खजाने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रही थी। इन्होंने योजना बनाई कि हमारे पास पहले तो भाई हमको हथियार लेके आना पड़ेगा, क्योंकि विद्रोह करना है तो हथियार चाहिए। हथियार के लिए आपको धन होना चाहिए कि आप जो है कि पहले तो लोहा मंगाएंगे, कारतूस बनाएंगे, इन सब के लिए क्या है पैसा चाहिए, तब तो सामान आप खरीद के लेके आएंगे। तो इन्होंने कहा कि पहले तो हम धन की पूर्ति करते हैं। तो 9 अगस्त को 1925 को एक ट्रेन जो है लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी और काकोरी नामक स्थान पर लखनऊ के निकट ही उससे
दबोच लिया गया और लबोच कर उसने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पूरे खजाने को लूट लिया। अब ये तो जान लीजिए कि अंग्रेज जो थे वो पैसे के मामले में तो इतना जो है कि वो संजीदा थे कि उनको लगा कि पैसा लूट लिए हमारा, पैसा लूट लिए मतलब कि उन्होंने जो है कि हमारी जान ले ली जान लीजिए। तो बाद में उन्होंने धरपकड़ शुरू की, पकड़े गए सब क्रांतिकारी। इस लूट कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई। 4 लोगों को उन्होंने टांग दिया, सामने सबको जो है कि लोगों के सामने टांगा कि ये सब दोषी थे। देखिए, इसके बाद अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। मतलब इसमें क्या था कि 17 लोगों को तो कारावास दे दिया गया कि आजीवन कारावास, तुम लोग अंडमान, जिसे हम बोलते हैं काला पानी, सजा दे दी गई। 4 लोगों को फांसी दे दी गई। तो जब फांसी दी गई तो ये मतलब एक तरह से समझ लो कि बलिदान था। लोगों को दिख रहा था, अखबारों में रोज निकल रहा था कि 4 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन लूटी, खजाना लूटा और उनको फांसी दी गई। तो जो आम जनता थी, जो आम युवा वर्ग था, उसमें ये जोश चलने लगा कि यार अगर ये 4 लोग अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और उनसे जो है कि संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके फांसी पर खुशी खुशी झूल रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यही भाव जब देश के युवाओं में आया तो वो खड़े होते चले गए। इसी में अगली कड़ी आप देखेंगे, लाहौर कांड हुआ। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले, पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। साइमन कमीशन आया तो उसमें कोई भारतीय नहीं था, तो भारतीयों ने जो है कि नेता जितने भी थे उन्होंने ये कहा कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे, काले झंडे फहराएंगे। और उसी बीच जो है लाला लाजपत राय पंजाब और लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन विरोध के दौरान ही पुलिस ने इतनी लाठियाँ मारी कि लाला लाजपत राय का कुछ ही दिनों बाद जो है उनका देहांत हो गया। अब ये बात जो है पंजाब में बहुत जो है कि पंजाब के लोगों को सहन नहीं हो सका, क्योंकि लाला लाजपत राय पंजाब के बहुत ही जो है कि जाने माने लीडर माने जाते थे। तो भगत सिंह और सुखदेव को ये बात बहुत खटक गई कि हम जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं जिस अधिकारी ने उन पर लाठीचार्ज कराने का आदेश दिया था। अब वो अधिकारी कौन था? सैंडर्स था। सैंडर्स को एक दिन उन्होंने घेर लिया और गोली मार दी। अब गोली मार दी तो सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब इनमें कितनी देशभक्ति थी। ये कहते थे कि हम धरती हमारी पहली पत्नी है, इसीलिए भगत सिंह जी जो है शादी नहीं किए। वो कहते थे कि हमारी पहली प्रीतम, हमारी पहली प्रेमिका तो हमारा देश है, तो हम किसी लड़की को कैसे चाह सकते हैं, हम किसी लड़की को कैसे जो है प्रेम कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, पहले तो हत्या कर दिए, हत्या करके भागे फिरे। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में जाकर बम लेकर घुसे और घुसकर वहाँ बम फेंक दिया। लेकिन बम जो है वो बहुत जो है कि फुसफुसाता था। बस उनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार को बताना कि ऐसा है कि तुम जो ये कानून पास कर रहे हो, ये तुम जो शासन कर रहे हो, इससे हम डरते उड़ते नहीं हैं। ये तुम गलत कानून पास कर रहे हो, ये तुम गलत नियम बना रहे हो, इसलिए हम तुम पर बम फेंक रहे हैं, वरना तुमको तो उड़ाने के लिए हमारे पास इतने हथियार हैं कि तुम्हारा जो है कि ये पूरा कुनबा ही हम समाप्त कर देंगे। इतनी जो है कि सोचिए कि इतना उनका हाई रहा होगा देशभक्ति का लेवल कितना, कि मर मिटने के लिए लोग तैयार हैं। वहाँ पर बम से नुकसान नहीं हुआ, बम फेंका लेकिन बम से नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत लो क्वालिटी का बम इन्होंने बनाया हुआ था। दोनों वहाँ से भागे नहीं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब भागे नहीं वो सब, क्योंकि हम भागेंगे नहीं, हाथ ऊपर कर लिए, हाथ ऊपर करके उनको गिरफ्तार किया गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए जब वो निकले तो पूरे देश ने देखा कि 2 युवक केंद्रीय संसद में बम फेंक दिए
और गिरफ्तारी देकर इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश राज, चोर है, ये सब नारे लगाते हुए निकल रहे थे। तो हर पत्रकार ने ये न्यूज़ जो है छापी, और न्यूज़ जब ये जनता तक गई, गांव तक गई, लोगों तक पहुंचने लग गई, तो जनता का खून खौलने लग गया कि यार हम कैसे सो रहे हैं, हम कैसे सोवत है। जैसे हमारे यहाँ ना होत कि अगर किसे कि क्यों नौकरी पाई हो तोरे घरे में, तो जैसे तोहर पिताजी जइए कि अरे हमारा लड़का नौकरी पाइल हो, उनसे कारण हमारा लड़का नौकरी पाइल हो, तो वो जो ओकर बाप रही, दूसरे बाप रही ने, वो साला अरे तय नौकरी ना पावा था, देख उनका लड़का नौकरी पाइलन, तय नौकरी ना पावा उनका लड़का नौकरी पाइलन। तो ये बात जो ना लोग जो ना घसीटे लगलन कि तो से कुछ ना उड़ा था, तू लफेड़ागिरी करा था, हे करा था, हो करा था। देख भगत सिंह जो हो देश के लिए जो हो जान देत हो, भगत सिंह देश के लिए जान देता। तो यह नाते देखा है कि जो हो कि ये बात जो हो लोगों तक, युवाओं तक पहुँचे शुरू हुई है। अब देखा जो भगत सिंह एवं उनके साथियों द्वारा सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया, और इन सब घटनाओं के जब वो जेल में बंद हो गए तो सैंडर्स की हत्या भी किए हुए थे, तो इनको जेल में डालकर इनसे जो है कि सैंडर्स हत्या केस की फाइल भी खुलवा दी गई। और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मतलब 7 अक्टूबर को इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई कि भाई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। कि बच्चों देखिए, अंग्रेज भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव से इतने डरे हुए थे, ये सब हंसते जाते थे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कोर्ट में जाते थे, मजाक उड़ाते थे पूरे जो है कि जजों का। इसके बाद फिर इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाते हुए फिर बाहर निकलते थे। एक बार क्या हुआ कि एक इनका दोस्त था, तो वो बम बनाने का बहुत बड़ा जो है कि बम बनाने का जो है विशेषज्ञ था। वो बाहर से, विदेश से बम बनाने की विधि सीख कर आया था। तो केवल यह बम बनाने की विधि कुछ लोगों को पता थी। तो भगत सिंह जो है वो चालाक निकले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं कि इससे पूछते हैं कि कैसे बम बनाया जाता है। तो भगत सिंह सब कटघरे में खड़े थे, दूसरी तरफ उसे वो जो है सरकारी गवाह बन गया था, वो धोखा इन सबको दे दिया। तो फोनीदा नाम उसको कहा जाता था, फोनीदा, फणीश्वर नाथ नाम था। इसके बाद वो जब खड़ा हुआ कटघरे में, तो उसे पूछा गया कि क्या तुम बम बनाना जानते हो? तो भगत सिंह कहे कि अरे नहीं, ये बम बनाना नहीं जानता है। तो वो कहता कि नहीं, अरे हमने सीखा है बम बनाना, हम जानते हैं। तो सुखदेव कहे कि अरे हमको विश्वास तो नहीं है कि तुम बम बनाना जानते हो फोनीदा। अरे नहीं, हम जानते हैं बम बनाना। तब तक राजगुरु और चालाक, उन कहलन कि ऐसा है, तुम बताओ कैसे बम बनाया जाता है। वो एक एक चीज़ गिनाता गया, और ये सब जो है कि न्यूज़पेपर वाले नोट करते गए। जब फोनी ने पूरा ये बता दिया कि हाँ बम ऐसे बनता है, तो भगत सिंह ने कहा कि अरे मूर्ख, हम भी जानते हैं कि तुम बम बना लेते हो, लेकिन हम ये जो है कि इसलिए तुमसे कबुलवा रहे थे कि बम कैसे बनाया जाता है कि जब ये न्यूज़ वाले जब ये रिपोर्ट जाके अखबारों में छापेंगे, अखबारों में छाप कर जब ये गांव-गांव का बच्चे तक ये न्यूज़ पहुंचेगी, तो हर कोई व्यक्ति बम बनाना जान जाएगा। और बम जब बनाना जान जाएगा तो ये ब्रिटिश सरकार को तो 10 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे सब। तो ये जो है कि उनकी मंशा थी। अब देखिए, सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया। मतलब इतना दबाया गया, भाई फांसी दे दी, कुछ को जेल में डाल दिया गया। फिर 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क मेमोरियल के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। उन्होंने जो है कि जब देखा कि अब हमको गोली लग जाएगी या अब हमको अंग्रेज़ों की गोली से मरना पड़ेगा, तो उन्होंने आखिरी गोली बची थी अपने सिर में मारकर अपने आप को शहादत दे दी। इसके बाद वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। आज आप जाइए इलाहाबाद में घूम के आइए, वहाँ है। आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया, क्योंकि यही लोग ऐसे जो थे, युवा वर्ग था, नया जोश था, ये सब आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इनके जब समाप्त हो गए, जब इनको ब्रिटिश सरकार ने दमन कर दिया, तो ये क्या होगा, क्रांतिकारी
का दौर समाप्त हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों कि ये लोग तो समाप्त हो गए, ये कहते हैं कि ये तो समाप्त हो गए, ये शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन इनकी जो प्रेरणा थी वो आज भी आप देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा चाहे जहाँ भी विरोध होता है तुरंत लगने लग जाता है। तो आप समझ जाइए कि ये किसकी आत्मा आ गई है, भगत सिंह की आत्मा उसमें दौड़ने लग गई है, चंद्रशेखर आज़ाद की आत्मा उसमें दौड़ने लग गई है। तो बच्चों ये जो है कि हमारे प्रतीक थे। तो बच्चों आज इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, कल अब पढ़ाएंगे।